कोरोना जैसे लक्षण होने पर खुद ही ना बने डॉक्टर। अगर खुद बने डॉक्टर तो जिंदगी पड़ सकती है खतरे में। बच्चों के मामले में और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। बड़ों की दवाइयां बच्चों के लिए नहीं, कोरोना पर नई गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के इलाज में बड़ों को दी जाने वाली दवाई बच्चों को नहीं दी जा सकती। बड़ों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर दवाएं बच्चों के लिए नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवा ना खाएं, ना खिलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना बड़ों की दवाई बच्चों को देना खतरनाक। मनमर्जी का इलाज ठीक नहीं, जागरूक बने, डॉक्टर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना और कोरोना से बढ़ते संक्रमण के मामले, इन मामलों पर हालांकि सरकार एक तरह से काबू पा चुकी है। लगातार पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है, लेकिन अब डर ये सताने लगा है कि कहीं तीसरी लहर आई और बच्चों पर इसका असर ज्यादा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और बच्चों में थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते ही हम उन्हें दवाइयां देने लगते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के। घर बैठे खुद ही डॉक्टर बनकर खुद ही अपनी मर्जी से दवा निकाली और दे दी। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है। कहा है इस तरह की हरकतें बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं, वो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके जो भी शंका हैं वो दूर करने की आज हम कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। डॉक्टर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग, स्वागत है आपका। सीनियर प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स एसएन मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर अनुराग, स्वागत है आपका। डॉक्टर विकास राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोविड नोडल अधिकारी हैं एमडीएम अस्पताल जोधपुर में। डॉक्टर विकास, आपका भी स्वागत है सर न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग, आपके पास में आ रहा हूं सर। तीसरी लहर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, ये बच्चों को लेकर बार बार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप बता दीजिए, और ये भी बताइए सर साथ में कि क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों को लेकर। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु उठाया है। जैसा कि गाइडलाइन में आया है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि क्यों हम लोग तीसरी लहर में बच्चे इन्वॉल्व होंगे ऐसा सोच रहे हैं। यदि वो पहली और दूसरी लहर में उतना उनका संक्रमण नहीं हुआ तो क्या कारण है। तो यह बात सत्य है कि पहली लहर में जो इन्फेक्शन का, हम लोग इसको कहते हैं ऑड्स रेशियो, वो बच्चों का इन्फेक्शन का ऑड्स रेशियो काफी कम था बनस्पत अडल्ट्स के। यानी अडल्ट ज्यादा जल्दी संक्रमित हो रहे थे और बच्चे कम संक्रमित हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरी लहर का अंत आने लगा तो हमने देखा है कि बच्चे भी ज्यादा संक्रमित उसमें होने लगे हैं। और पहली लहर में क्यों नहीं संक्रमित हुए, उसका कारण है बच्चों में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, जो कि कोरोना के पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका रेगुलेशन बच्चों में अलग तरह से होता है जैसे कि एडल्ट्स के मुकाबले में। तो कोरोना का वायरस सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाता बच्चों में। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि बच्चे जो पहले कम संक्रमित हुए और अब ज्यादा संक्रमित होने की संभावना है कि बच्चों में एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जिसको हम लाइव इम्यूनिटी कह सकते हैं। ये होती है क्योंकि बच्चों में काफी टीकाकरण चलता रहता है, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल। तो इनमें जो बच्चों के वैक्सीनेशन होते हैं, इससे उनकी इम्यून पावर
और इम्यूनिटी एक हाई लेवल पे रहती है। और ये पाया गया है कि जो पहले के जितने और रेस्पिरेटरी वायरसेस थे, जिसमें मर्स है, स्वाइन फ्लू है, इनमें भी बच्चों का संक्रमण कम हो पाता था क्योंकि ये बच्चों की इम्यूनिटी हाई रहती थी। सेकेंडली, बच्चे जब दूसरे बच्चों से मिलते थे तो कई तरह के वायरस से आमना सामना उनका होता था और उनकी बॉडी उन वायरस से लड़ने के लिए भी जो इम्यूनिटी बनाती थी वो रेस्पिरेटरी वायरस में काम आती थी। लेकिन थर्ड लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना क्यों अधिक हो रही है? एक तो बच्चों का इम्यूनाइजेशन सफर किया है, बच्चों का वैक्सीनेशन और टीकाकरण कम हुआ, दूसरा वो घर में रहे हैं तो इसलिए जो उनका जो नेचुरल इम्यूनिटी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है क्योंकि वो दूसरे बच्चों से मिल नहीं पाए। और जो उनके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली इस एज में होते थे वो हुए नहीं है, तो इसलिए बच्चे इस समय बहुत ज्यादा वल्नरेबल। ये कारण है कि एक्सपर्ट्स ने ये सोचा है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की संभावना अधिक। अच्छा सर, ये इम्यूनिटी पर असर क्या बच्चों में, इस बात को लेकर भी हम तय कर सकते हैं कि पहले से अब ज्यादा बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्टेड कह लें या जरूरत कह लें, मोबाइल कंप्यूटर इन पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो या कुछ और, क्या इससे भी कुछ असर पड़ता है इम्यूनिटी पर? निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है इस बात पे कि हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज कैसी है, हमारा स्टेमिना कैसा है, बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता इम्यूनिटी होती है। तो बीमारी से लड़ने की क्षमता रिजर्व कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है, लंग्स वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, और जो सरफेस लाइनिंग है वो जो हमारी लोकल इम्यूनिटी का पहला बैरियर है, जो म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है, वो फिर डाइट में प्रोटीन हाई होने चाहिए। और ये आप बिल्कुल सही, इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है डॉक्टर अनुराग, पहली लहर फिर दूसरी लहर, और बच्चे लगभग 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं, 1.5-2 साल से लगातार कंप्यूटर पर वक्त बिता रहे हैं, तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर उनके लिए खतरनाक हो सकती है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है क्योंकि ये उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस से उनको दूर कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। और आइडियली जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेटली बच्चों को विपरीत प्रभाव तो देता ही है। ठीक है, डॉक्टर विकास राजपुरोहित सर, आज जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं सर, घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको बुखार हुआ तो हम वही दवा उनको दे देते हैं जो बड़ों को दी जा रही है, कितना सुरक्षित है सर ये? जी बिल्कुल, जैसे कि थर्ड वेव कह लें या कोविड से रिलेटेड कह लें या अन्य नॉर्मल बीमारियों में भी बच्चों की दवाइयां अगर नाम से वही है तो उनकी डोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों को इवन एक ml, हाफ ml की ऊपर भी देना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। और कुछ दवाइयां हैं जो बच्चों के बोन्स के डेवलपमेंट में, बच्चों के कार्टिलेज के डेवलपमेंट में, बच्चों के हार्ट में, लंग्स के डेवलपमेंट में भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक्सपर्टाइज के माध्यम से ही लिया जाना उचित रहेगा क्योंकि दोनों को हम एक उसमें तराजू में नहीं रख सकते। बच्चों की बीमारियां, बच्चों की फिजियोलॉजी, बच्चों का जो पूरा शरीर है अभी कुछ मायनों में अच्छा विकसित होता है, कुछ मायनों में विकसित हो रहा होता है। एडल्ट तक लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो 15-16 साल तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से फिजियोलॉजी एडल्ट की और पीडियाट्रिक्स की बहुत डिफरेंट है सर। लेकिन ये समझे कैसे, अगर बच्चे को नॉर्मल फीवर भी आया है, समझे कैसे कि कहीं ये कोरोना की शुरुआत तो नहीं है? इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, सिम्टम्स तो कोरोना का चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन हमें एक्सपर्टाइज की व्यू लेके, एक्सपर्ट की व्यू लेके आगे चलना है क्योंकि जहां तक कोरोना के लिए जो एडल्ट की दवाइयां हैं वो हमारी जो बच्चों की गाइडलाइंस है उसमें बहुत ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है। जैसे आइवरमेक्टिन हुई, जैसे रोटामेविर हुई, या जो ओरल कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कोविड के लिए, वो बच्चों में इंडिकेटेड नहीं है। डामेडिसिविर जो एक फेमस ड्रग है वो भी बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड है, जिसमें एक पैनल डिसाइड करे उसको कि देना है नहीं देना है, उचित रहेगा नहीं रहेगा। तो सामान्य लक्षणों में ही कोविड को निकालना है बाहर क्योंकि बच्चों में कॉमन सर्दी जुकाम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और अगर कोविड होगा तो भी वैसे ही लक्षण होंगे। तो इसमें निश्चित रूप से बिना डॉक्टरी सलाह के किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करें और पैनिक ना हो क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस सेकंड वेव में भी ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं हुए, लेकिन कोई भी सीरियस बीमार बहुत कम हुए। जबकि पॉजिटिविटी देखें तो कुछ परसेंटेज में पॉजिटिव बच्चे भी थे जो 8 से 10 साल के थे, 12 साल के थे, लेकिन कोई भी गंभीर नहीं हुआ और भर्ती तो बिल्कुल भी नहीं हुए, बहुत कम लोग हुए। तो ये बिल्कुल पैनिक करने की स्थिति नहीं है
और दूसरा वैक्सीन के ट्रायल जो बच्चे हैं उनमें भी शुरू हो चुका है, कुछ हमारे जो पायनियर इंस्टीट्यूट हैं। तो निश्चित रूप से, और एडल्ट अगर अच्छे इम्यूनाइज हो जाएंगे और बच्चे अगर कुछ अपनी एक्टिविटी और शुरू रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका इम्यून स्टेटस भी अच्छा रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो सके। ठीक है डॉक्टर अनुराग, देखिए डीजीएचएस ने कह दिया है कि रेमडेसिविर नहीं देनी है। हम रेमडेसिविर के लिए बार बार सवाल पूछते आए हैं, कई कार्यक्रमों में हमने इस बारे में चर्चा भी की है। डॉक्टर अनुराग, मुझे ये जानना है सर, रेमडेसिविर के लिए कई बार मना किया जा चुका है, बावजूद इसके कई डॉक्टर आज भी रेमडेसिविर लिख रहे हैं। रेमडेसिविर क्या, हालांकि डीजीएचएस ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके जरिए मैं दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, बच्चों के, बड़ों के साथ, क्या बड़ों के लिए कितनी कारगर है रेमडेसिविर, और साथ में किसी बच्चे को अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो रेमडेसिविर क्या उसे दी जानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो जीडीजी ग्रुप एक है जिसने गाइडलाइंस इशू की हैं, उन्होंने जितनी स्टडीज अभी तक कोरोना पे हुई हैं उन सभी स्टडीज को समावेश करके गाइडलाइन बनाई है और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि माइल्ड या मॉडरेट डिजीज में रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है और इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। मतलब कोरोना संक्रमित अगर कोई बच्चा होता है सर, तो एडमिशन अगर वहां संक्रमण अगर ज्यादा होता है तो क्या दे सकते हैं रेमडेसिविर? देखिए, ऐसा है कि कोरोना संक्रमण की भी 3 कैटेगरी बताई है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कोरोना के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं और बच्चों में और नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स अपने आप ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये सिम्टम है, इससे कोरोना है या नहीं है, तो निश्चित रूप से गलती होगी, क्योंकि नॉन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ भी बच्चे कोरोना में प्रेजेंट कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी सिम्टम, जैसा कि डॉक्टर राजपुरोहित ने भी कहा, कि काफी बीमारियों के कॉमन दिखते हैं। और स्टेरॉइड के लिए क्या कहेंगे सर? डिसाइड कर पाना कि वो कोरोना है या नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए संभव नहीं हो पाएगा। जी, स्टेरॉइड के लिए क्या कहेंगे सर? हेलो, हाँ, स्टेरॉइड्स का भी रोल माइल्ड और मॉडरेट डिजीज के अंदर बिल्कुल हार्मफुल है और बच्चों में ज्यादा हार्मफुल है। अगर बच्चों में आप स्टेरॉइड देंगे तो उनकी या तो एक तो इम्यूनिटी को आप खत्म कर देंगे और दूसरा उनकी ग्रोथ पोटेंशियल, जो ग्रोथ प्लेट होती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है सीवियरली, तो उनकी जो फाइनल हाइट होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा, गंभीर मामलों में स्टेरॉइड किया जा सकता है सर, यूज में लिया जा सकता है? अगर स्टेरॉइड के एक ही इंडिकेशन है, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज डिस्पाइट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और ये एडमिशन में, आईसीयू में, टर्शियरी लेवल सेंटर पे ही डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे। इसको एक लोअर लेवल पे डिसाइड करना, एक जनरल नर्सिंग होम में स्टेरॉइड देना बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डॉक्टर विकास, पैरामीटर्स दिए हैं, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% है, जी 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 डॉक्टर अनुराग, तो स्पेसिफिक पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं जिसके कारण जिस जगह पे स्टेरॉइड का यूज ओकेजनली किया जा सकता है बच्चों में, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, और वो अंडर कुछ एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें दिया जा सकता है, वो टर्शियरी लेवल सेंटर पे है, वहीं पे दिया जा सकता है, ताकि वो सेफ रहे और बच्चों की इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करे। ठीक है डॉक्टर विकास, एक बहुत सामान्य सा सवाल आपसे जानना है, उसका जवाब आपसे जानना है। क्या बच्चों को, बहुत सामान्य सवाल है सर ये, क्या बच्चों को मास्क पहनना चाहिए, और अगर हाँ तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन आप सुझाव कर सकते हैं, कितनी देर, किस तरह से, और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों को अस्थमा की बीमारी है उनके लिए? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिवेंशन की उपाय ज्यादा कारगर साबित होंगे। क्योंकि अगर जैसे जिस प्रकार से हमने 2 वेव्स में देखा है कि सेकंड वेव तक जाते जाते हम एडल्ट्स में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत अच्छा हमने फॉलोअप देखा, और इसी कारण हम इस वेव से, इतनी इंफेक्शियस वेव से भी हम उसको हम रोक पाए, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, तो इसी में हमें बच्चों को भी अभी से ही उनको इन सब चीजों के लिए फैमिलियर करना पड़ेगा, जिसमें मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन है, हाँ खेलने से बाद क्या करना है, खेलने से पहले क्या करना है, तो ये सब बातें इसमें मीडिया का, स्कूल टीचर्स का, स्कूल का भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें भी मास्क की कैसे यूज करना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कितनी देर कब किस किस एक्टिविटीज में लगाना है, जब आप भीड़ में हो या खेलने जा रहे हो तो, और कौन सा मास्क लगाना है, इन सब बातों के बारे में अगर हम अभी से बच्चों को ट्रेन करना शुरू करेंगे तो शायद अगले 3-4 महीने हम एक लेवल, एक अवेयरनेस का लेवल मेंटेन कर पाएंगे,
और जहाँ तक एस्थमा और जो अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्क लगाने से हमारे जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज का इंसिडेंस तो काफी कम हो चुका है। नॉर्मल फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक कंपोनेंट्स वाली डिजीजेज अत्यधिक इवन एडल्ट्स में भी कम हो गई है, तो निश्चित रूप से बच्चों में भी कम होगी। तो मास्क उन सभी के लिए काफी उपयोगी है। तो हमें इस बात पे बहुत अभी से काम करना पड़ेगा कि हम बच्चों को मास्क के बारे में समझा पाए, उनको अवेयर कर पाए, उनको हाइजीन के बारे में समझा पाए, हैंड हाइजीन के बारे में समझा पाए, ये बहुत उपयोगी रहेगा। डॉक्टर विकास, लेकिन देखिए इसके बीच में एक सवाल और आपसे, हम लोग ज्यादातर डॉक्टर से बातचीत करने की जगह, विशेषज्ञों से बातचीत करने की जगह सोशल मीडिया को ही अपना डॉक्टर मान चुके हैं। सोशल मीडिया पे जो चीज वायरल हुई उसके अनुसार हम लोग आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, आपने भी शायद देखा होगा, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। उसमें ये कहा जा रहा है अगर आप मास्क लगाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसी को वापस ले रहे हैं। तो क्या ये फैक्टर कितना सही है सर? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मास्क में इतने बड़े पोर्स अच्छे खासे होते हैं जिसमें कोई भी ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अंदर जा सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। और जो भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इनका कोई सोर्स रजिस्टर्ड नहीं होता, सोर्स ऑथेंटिक नहीं होता, तो इन पे हमें नहीं जाना चाहिए। और मैं सबसे ये निवेदन भी करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई स्टडी या कुछ भी अगर आप अपलोड भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका रेफरेंस जरूर दें कि हमने इसको इस साइट से उठाया है, इस गाइडलाइन के अंतर्गत हम ये बात शेयर कर रहे हैं, ताकि उसको हम काउंटर चेक कर सके, जो पढ़ने वाला है वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सके। ऐसे ही केवल मतलब जैसे स्टीरॉइड, लोगों ने कहा स्टीरॉइड यूज करना चाहिए तो लोग स्टीरॉइड लंबे समय तक यूज करते रहे, उससे आपने देखा कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान भी पहुंचाता है और एक पैनिक भी क्रिएट करता है। ठीक है डॉक्टर अनुराग सर, मुझे बताइए 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उसमें तमाम वो सिचुएशन, तमाम वो कंडीशन वो पाई जाती है जो कोरोना पॉजिटिव में होते हैं, तमाम वो लक्षण वो दिखाई देते हैं उसमें, अगर उसे स्मेल आनी बंद हो जाती है, उसे फीवर है, उसके बॉडी पेन है, सर क्या उसका HRTC टेस्ट करवाया जाना चाहिए? HRCT टेस्ट उसका किया जाना चाहिए सर? छोटे बच्चे के लिए पूछ रहा हूं मैं। जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें HRCT का कोई रोल उन्होंने नहीं बताया। उसका कारण यह है कि HRCT अगर आप कराएंगे तो उसमें आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। और एक HRCT 40 से लेकर के 100 एक्सरे के बराबर है, जो लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए सभी केसेस में HRCT के लिए अभी जो रिसेंट गाइडलाइन है उसमें HRCT के लिए मना किया है। और बड़ों के लिए क्या कहेंगे सर? ये सवाल मैं अलग से आपसे ले रहा हूँ। और हार्ट, क्या HRCT टेस्ट बड़ों के लिए ठीक है? जी, एक्चुअली HRCT की रिकमेंडेशन अब बड़ों में भी नहीं है। हाँ। तो ये जो कोविड के स्कोरिंग HRCT के बेसिस पे की जा रही थी, हाँ। इसको अभी मिथ्या पाया गया है और इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट चेंज नहीं किया जाता। जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उनमें HRCT का कोई रोल अब नहीं है। अगर तो से सामान्य है, आप सब लोग HRCT के पीछे ना भागें। हाँ सर, अगर सामान्य बुखार होता है बच्चे को, तो क्या जो बच्चों के लिए हम सामान्य तौर पर जो दवाई देते हैं कालपोल वगैरह, क्या वो दिया जा सकता है अभी? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया है। देखिए, बच्चों के लिए सामान्य तौर पर कई तरह की दवाइयां इस वक्त प्रचलन में हैं, जिसमें पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और कुछ लोग मीफेनेमिक एसिड और न्यूरोसलाइड आदि कई चीजें यूज कर रहे हैं। ओवर द काउंटर ये चीजें आसानी से मिल रही हैं और कई जगह कॉम्बिनेशन में भी दी जा रही है। इससे बड़ा नुकसान हम बच्चे का नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रख लें कि किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन मेडिकेशन बिल्कुल ही नहीं यूज करें बच्चों में फीवर उतारने के लिए। थोड़ा फीवर अगर है, 99 तक है या 100 तक है, तो बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव है, वो परमिसिबल है और वो बच्चे की बीमारी से लड़ने में उसकी मदद करता है। उससे अगर तेज फीवर आ रहा है, 101 के ऊपर बुखार आ रहा है, तो प्लेन पैरासिटामोल 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम इस डोजेज में देने की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ पैरासिटामोल। क्योंकि अपन लोग कोविड की जो पैथोजेनेसिस अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो हम किसी भी ऐसे एंजाइम को ऑल्टर नहीं करना चाहेंगे जो कि आइबुप्रोफेन या मीफेनेमिक एसिड या दूसरी दवाइयां करती हैं। इससे वो बीमारी को तेजी से फैलने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो बुखार उतर जाएगा लेकिन बीमारी तेजी से फैल जाएगी। तो प्लीज ये नहीं करें। अगर आपको इस्तेमाल करना है घर पे तो आप प्लेन पैरासिटामोल यूज करें 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। लेकिन अगर आपने यूज किया है
पैरासीटामोल आपको देना पड़ा है बच्चे को, तो तुरंत फिर चिकित्सक को जाके बताएं कि सर हमको ये बुखार आया, हमने नापा और ये हमने पैरासीटामोल इसको इतने बजे दी है, ताकि वो अप्रोप्रिएटली डायग्नोज करें कि किस कारण से बुखार आया और उसका सही इलाज हो सके। ठीक है डॉक्टर विकास, एक वीडियो और वायरल हो रहा है इन दिनों, एक डॉक्टर का ही वीडियो है वो, जिसमें वॉक टेस्ट की सलाह दे रहे हैं कि वॉक टेस्ट करें और खुद ही जांच कर लें। क्या बच्चों पर ये वॉक टेस्ट कितना कारगर है, उनसे करवाया जाना चाहिए? साथ ही एक योग भी वो बता रहे हैं, एक व्यायाम बता रहे हैं, सांस रोक कर छोड़ने वाला व्यायाम, जिससे फेफड़े आपके मजबूत होते हैं। क्या ये बच्चों से करवाया जा सकता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों से? नहीं, बिल्कुल सर। ये जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, इसमें बच्चों पे इसकी उपयोगिता के बारे में अभी कोई ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो इस पे हमें अभी नहीं जाना चाहिए। और सांस रोकने वाला टेस्ट तो एडल्ट्स में भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इवन समटाइम न्यूमोथोरेक्स भी कुछ लोगों में डेवलप हुआ है, जिसमें लंग्स फट गए हैं और एक हवा लंग्स के चारों इकट्ठी हो जाती है। तो ये ब्रेथ होल्डिंग इज अ टेक्निक डन अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। जो एक्सपर्ट हैं योगा के, उनके गाइडलाइंस में अगर आप करना चाहें तो करें, क्योंकि ब्रेथ होल्डिंग से आपके लंग्स में बहुत प्रेशर पड़ता है और उस दौरान अगर कोई छींक या खांसी अगर आपको आ गई है तो दैट इज एक्सपेंशनल प्रेशर इज डेवलप्ड इन द लंग्स, तो वो बहुत घातक हो सकता है। एक आखिरी सवाल सर, डॉक्टर विकास, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। देखिए हम लोग बार बार सैनिटाइजर को यूज में ले रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, बच्चों के लिए ये कितना उपयोगी? क्या उन्हें सिंपल हैंड वॉश से हाथ साफ करवाने चाहिए या फिर सैनिटाइज? क्योंकि सैनिटाइजर में सर अल्कोहल भी होता है, ये बच्चों के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। सोप एंड वाटर इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, है ना। मतलब आप कोई भी हाथ गंदे हैं, आपकी मिट्टी लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि पहले हैंड सैनिटाइजर की बजाय आप सोप एंड वाटर से हाथ धो लें। उससे आपकी जो डर्ट लगा हुआ है, जो ऑर्गेनिक मैटर लगा हुआ है, वो साफ होगा, तो उससे बहुत फायदा होगा। कुछ अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स भी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं मिनिमल मात्रा में। बिल्कुल, जैसे कि दिन में हर घंटे से हाथ वॉश करने की जरूरत नहीं है। आप जिससे 4-5-6 घंटे बाद या कुछ एक्टिविटी के बाद, जैसे खेल के आया है बच्चा, स्कूल से आया है बच्चा, या खाना खाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बड़े की कोई गोली होती है, उसको बच्चों में चौथाई करके देने का एक बहुत प्रचलन है। हाँ। तो ये इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दवाइयां, जैसे कोई 500 मिलीग्राम की दवाई है, तो वो जरूरी नहीं है कि आधे में 250 मिलीग्राम, आधे में 250 मिलीग्राम हो। तो ये भी एक स्पोर ऑफ द ड्रग होता है कि जो ड्रग टूट सकती है 2 हिस्सों में, उसी को ही तोड़ा जाए। जिसमें वो लाइन या स्पोर ऑफ ड्रग नहीं है, उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है दोनों पार्ट्स में। तो ये कि 1/4 दे दे टुकड़ा या 1/3 दे दे, इसका प्रचलन भी थोड़ा छोटे बच्चों में जिनका वजन कम है रिस्की हो सकता है। तो आप जो मात्रा में जो सिरप, जो एलिक्सिर्स बच्चों के लिए स्पेशली बने हैं, जिसपे निश्चित मात्रा होती है, तो वही दें, ये बहुत उपयोगी है। हाँ, नहीं, सबसे बेहतर तो यही होगा सर कि डॉक्टर से सलाह लेकर ही दे जो भी दवाई देनी हो, क्योंकि आपने भी बताया ऐसा होता है। ऐसा अमूमन 500 mg की दवा है, डॉक्टर ने कहा 250 mg देनी है, तो उसी में से आधी तोड़ के बच्चों को दे दी जाती है। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि डॉक्टर से सलाह लेके उस उम्र के बच्चे के हिसाब से दवा लेके फिर दी जाए उसे। शुक्रिया डॉक्टर विकास राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुराग, आपका भी शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आप दोनों ने हमें दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। बच्चों के लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, और नई गाइडलाइन को लेकर हमने चर्चा की। बच्चों के लिए, कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो इस दौर में घर में बैठे हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा की काफी जरूरत है। नई गाइडलाइन जारी हुई है, इस गाइडलाइन को पढ़ें, ध्यान दें और उसी के अनुसार बच्चों का ख्याल रखें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज